न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे बाढ़ की खबरों से। उत्तराखंड और नेपाल में हो रही भारी बारिश से यूपी में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। कई नदियां उफान पर हैं, जिससे 500 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां बाढ़ से अब तक करीब 40 लोगों के मारे जाने की खबर और सैकड़ों लोग लापता हैं। बहराइच के मेहपुरवा इलाके में बाढ़ में फंसे 6000 से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ और पीएससी की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया। बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। बहराइच में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से अब तक 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग लापता है। जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मोहना नदी और करनाली नदी में उफान आ गया। लखीमपुर खीरी में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बाढ़ की वजह से रास्ते और सड़कों पर सैलाब आ गया। बाढ़ के पानी से लखीमपुर खीरी के निघासन और धौरहरा तहसील के दर्जनों गांव जलमग्न हो गए। सैकड़ों लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। मेरठ में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। गंगा नदी में आई बाढ़ की चपेट में हस्तिनापुर के कई इलाके आ गए। सड़कें गलियां सब जगह समंदर सा नजर आने लगा। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल भी तबाह हो गई। उत्तराखंड में हुई भारी बारिश का असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रहा है। यहां सोनाली नदी में उफान आने से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। मुजफ्फरनगर में बाढ़ से दर्जनों गांव प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावित गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। घर, स्कूल, खेत खलिहान, हर तरफ बाढ़ का सैलाब और सन्नाटा पसरा हुआ। सीतापुर में भी लोग बाढ़ से बेहाल हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बड़े इलाके के किसानों की फसल सैलाब में समा गई। बिजनौर के कई इलाकों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई गांवों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। दर्जनों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर चुके हैं। गंभीर हालात होने के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया। नदी के उफान की वजह से आई बाढ़ के कई इलाके जलमग्न हो गए। गया है, जिससे लोगों में गुस्सा है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच गया। नदी के उफान की वजह से आई बाढ़ के कई इलाके जलमग्न हो गए। यूपी के अमरोहा में 15 गांवों को गंगा के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। गंगा का पानी खेत खलिहान को डुबा चुका है। प्रशासन की ओर से बाढ़ राहत के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 56 तक पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों में 18 लोगों की मौत हुई। गढ़वाल मंडल में बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में आई आपदा के पीड़ितों को ऋषिकेश के वेद निकेतन में रखा गया है। आपदा पीड़ितों को राहत कैंप में तो रख दिया गया है, लेकिन उनके खाने पीने का इंतजाम ठीक नहीं है। उत्तराखंड में कुदरत के कहर के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में सीएम हरीश रावत से मुलाकात की। उन्होंने केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया। बिहार के दरभंगा में पश्चिमी तटबंध टूटने के बाद आई बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। चारों ओर पानी भरने से एक शख्स खजूर के पेड़ पर फंस गया। शख्स के घर वाले पानी के बीच फंसने से काफी परेशान नजर आ रहे थे। ये शख्स करीब 10 घंटे तक पेड़ पर चढ़ा रहा। इसको बचाने के लिए गांव के 2 लोग भी आ गए, लेकिन चारों ओर पानी का प्रकोप देखते हुए शख्स की हिम्मत पेड़ से उतारने की नहीं हुई। बाद में एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, तब जाकर शख्स को पेड़ से उतारा जा सका। दरभंगा के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सैकड़ों लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। नाव की कमी की वजह से लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। नेपाल के गंडक बैराज से छोड़े गए पानी के बाद बिहार के बघाल में बाढ़ ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। गांव के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा। असम में भी कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में है। बारपेटा जिले में एक स्कूल चारों तरफ से बाढ़ के पानी से घिर गया। स्कूल में छात्र छात्राएं, टीचर और अभिभावक फंस गए। बाद में सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भी बाढ़ का पानी घुस गया। नेशनल पार्क के कई हिस्सों में पानी घुसने से जानवरों की मुश्किलें बढ़ गई। असम में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, जिससे नॉर्थ लखीमपुर, नगांव और जोरहाट समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में। बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई जगह लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। अरुणाचल के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। राजधानी ईटानगर को जुड़ने वाला NH-52 लगातार हो रही बारिश की वजह से तहस नहस हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि NH-52 लैंडस्लाइड की वजह से 2 भागों में बंट गई। जेसीबी मशीन के जरिए पहाड़ों से गिरे मलबे को हटाने का काम चल रहा है, लेकिन तबाही की तस्वीर को देखते हुए ये नाकाफी साबित हो रहा है। आने जाने के लिए गाड़ियों को NH-52 जाम हो गया है। रास्ते को ठीक कराने का काम चल रहा है।
चलिए खबरों में आगे रुक करेंगे। लैंडस्लाइड से हुई तबाही की खबर मिलते ही कैपिटल कॉम्प्लेक्स के एमएलए तेकी कासो मौके पर पहुंचे। तेकी कासो ने बताया कि अथॉरिटी को दूसरे रास्ते तलाशने के लिए कहा गया है, जिस पर काम चल रहा है। साथ ही राज्य सरकार ने वैकल्पिक रास्ते के लिए फंड मुहैया करा दिया। नंबर 2 जो है, इसका पीछे में हम लोग एक यहाँ से कम 2 किलोमीटर पीछे में एक रोड बनाने का वो भी प्रपोजल है। अभी वो पैसा ऑलरेडी सेंक्शन हो चुका है इमरजेंसी के लिए, तो वहाँ का मेंटेनेंस चलेगा। अगर यहाँ से आदमी आने जाने का जो बंद करके अगर हम काम करें तो 3-4 दिन में ये खुल जाना चाहिए और चलने भर तक का। ईटानगर में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर। लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी के बहाव में एक मासूम के बह जाने की खबर है। ईटानगर पुलिस कॉलोनी में रहने वाले 7 साल के मासूम गीतन ताली को 4 दिन पहले सेमकी नदी के बहाव में बहते हुए देखा गया था। नदी में मासूम के बहने की खबर पाकर घर वालों ने इसे तलाशने की कोशिश की, लेकिन गीतन तली का कुछ पता नहीं चल सका। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम ने भी नदी में तलाशी का काम शुरू किया, लेकिन तेज बहाव के चलते मासूम को ढूंढने में नाकाम रहे। रेस्क्यू के लिए हम लोग रजिस्टर रेस्क्यू ऑपरेशन फोर्स को लेके हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं और उसी प्रकार हम लोग नाहरलगुन बांदरद्वार को भी अलर्ट करके उधर भी सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गुजरात के नवसारी में समंदर में डूबने से 7 लोगों की मौत हो गई। सारे लोग एक ही परिवार के थे। नवसारी के सांत देवड़ी में रहने वाला ये परिवार दांडी के समंदर किनारे मौज मस्ती करने पहुंचा था, लेकिन अचानक आई तेज लहरों ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। सारे लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एमपी के निमाड़ इलाके से ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप कांप उठेंगे। जहां देश एक और जन्माष्टमी की तैयारियों में लगा था, वहीं एक जल्लाद एक बच्चे के साथ हैवानियत कर रहा था। ये जल्लाद नन्ही सी जान को हथेली पर रखकर देखिए कितनी तेजी से घुमा रहा है। मासूम चीख रही है, लेकिन ये हैवान ठुमके लगा रहा है। हैरान की बात यह है कि पास बैठे लोग भी तालियां बजा रहे हैं। साड़ी पहने जल्लाद का दावा है कि उसके सिर पर देवी का हाथ है और वो अगर इस बच्ची पर हाथ रख देगा तो उसे इसका आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर बच्ची जिंदा बच जाती है तो उसे माता का आशीर्वाद मानकर पाला जाता है। वहीं अगर किसी बच्चे की इस हैवानियत के दौरान मौत हो जाती है तो ये मान लिया जाता है कि बच्ची माता की शरण में पहुंच गई। निमाड़ और बुंदेलखंड में यह अंधविश्वास का खेल कई साल से चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने अब तक रोक लगाने की कोशिश भी नहीं की है। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदुत्व का राग छेड़ा। मुंबई पहुंचे मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। भागवत ने कहा कि हिंदुत्व वो पंथ है जो सबको अपने में समेट लेता है। साथ ही भागवत ने कहा कि 2000 सालों से जो शिथिलता आई उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं और उसकी ये अपने अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उड़ीसा में ऐसा ही बयान दिया था। भागवत ने कटक में बोलते हुए कहा था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि आरएसएस के लोग धर्म के नाम पर भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीएसपी प्रमुख प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर रहेगा। साथ ही तोगड़िया ने पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने की मांग की। सहारनपुर हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी की जांच कमेटी ने बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा है। सीएम अखिलेश यादव को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा के लिए सहारनपुर के सांसद राघव लखनपाल जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर हिंसा की जांच के लिए मंत्री शिवपाल यादव की अगुवाई में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। रिपोर्ट में बीजेपी सांसद के अलावा स्थानीय प्रशासन को भी हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया। सहारनपुर हिंसा की जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले यूपी के मंत्री शिवपाल यादव ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सांसद राघव लखनपाल और एक बीजेपी पार्षद हिंसा भड़काने के दोषी हैं। 22 पार्षद भी थे और 11 बजे के बाद वहां का जो मौजूदा सांसद उन्होंने भी घूम करके दुकानें जलवाई।
सहारनपुर हिंसा पर आई समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट एक राजनीतिक दल की है और इसे उन्होंने अभी देखा भी नहीं। समाजवादी पार्टी की कमेटी जो बनी थी तो रिपोर्ट दी है, उसमें बीजेपी के सांसद का भी नाम है। देखिए, उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी की कमेटी की रिपोर्ट है, इसलिए उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैंने रिपोर्ट को देखा भी नहीं। सहारनपुर हिंसा पर समाजवादी पार्टी की रिपोर्ट को बीजेपी ने खारिज किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिनकी वजह से यूपी में दंगे हुए, आज वही जज बनकर रिपोर्ट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव नरेश अग्रवाल ने सहारनपुर हिंसा पर आई जांच रिपोर्ट को सही करार दिया। नरेश अग्रवाल ने कहा कि सांसद राघव लखनपाल के साथ साथ बीजेपी की भी हिंसा में भूमिका रही है। ऐसा नहीं, वहाँ के एमपी का भी रोल आया है उसमें। तो ऐसा कैसे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि वो बिल्कुल दूध के धुए हुए हैं? उनका पूरा हाथ है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यूपी में सांप्रदायिक हिंसा के लिए सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अली ने कहा कि सहारनपुर हिंसा के लिए चाहे जो भी नेता जिम्मेदार हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में चुनावी सभा में एक बार फिर नीतीश लालू साथ आए और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि जहरीले प्रचार से मोदी जीते हैं और उनकी काट के लिए लालू और नीतीश दवा की तरह हैं। छपरा की रैली में नीतीश कुमार ने आरएसएस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने आरएसएस को र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी करार दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि टीवी पर लगातार प्रचार के चलते बच्चे बच्चे की जुबान पर अब की बार मोदी सरकार चढ़ गया था, इसलिए हम लोगों का वोट भी बीजेपी को मिल गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भगवा पगड़ी पहनकर लाल किला से भाषण देकर पीएम ने देश का अपमान किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण पार्टी के सुप्रीमो राज ठाकरे एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आए। राज ठाकरे ने कहा कि देश में जो गड़बड़ हुआ वो मोदी राज में सुधर रहा है, उसे सुधरने में वक्त लगेगा, उन्हें वो वक्त दिया जाना चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस छोड़ बीएसपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ बीएसपी में आते ही मायावती ने अरविंद शर्मा को हरियाणा में पार्टी का मुख्यमंत्री प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। मायावती ने ऐलान किया कि हरियाणा में पार्टी की सत्ता में आई तो अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने हरियाणा की राजनीति में नेताओं के दल बदलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विनोद शर्मा ने कहा कि चाहे जो कोई भी नेता किसी भी पार्टी में चला जाए, लेकिन वो जब तक जनता से नहीं जुड़ेगा उसे लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। किसी के किसी दूसरी पार्टी में जाने से एतराज नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हम जनता से नहीं जुड़ेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, वो क्या चाहते हैं वो नहीं करेंगे, तो हम जितना भी बोले लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा। हरियाणा के पुंडरी इलाके में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कई गांवों का दौरा किया। यहां विनोद शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विनोद शर्मा ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हरियाणा से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मैं भी इतना जानता हूं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती और लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है लोकसभा में, ऐसी विधानसभा में नकारेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों का इंटरव्यू कांग्रेस ने लिया। मुंबई में हुए इंटरव्यू में काफी संख्या में दावेदार पहुंचे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों के लिए दावेदारों का इंटरव्यू लेने का फैसला लिया है। इंटरव्यू 19 और 20 अगस्त को भी चलेगा। इंटरव्यू के जरिए दावेदारों की स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर आखिर में प्रत्याशियों का फैसला होगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट दिए जाने से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता नाखुश बताए जा रहे हैं। नाराज नेताओं का कहना है कि एंटनी कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि कांग्रेस की हार का कोई जिम्मेदार ही नहीं है। ऐसे नेताओं का ये भी मानना है कि मीडिया पर दोष देने से क्या होगा, अब पार्टी के अंदर ही गड़बड़ियां हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो बचपन से संघ के कार्यक्रम में जाते रहे। रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी को सिरे से खारिज कर दिया। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि अमर सिंह को पार्टी में फिर से लिए जाने की कोई संभावना ही नहीं है। गुर्जर आरक्षण को लेकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने वसुंधरा राज्य सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। बैंसला ने कहा कि अगर 15 दिनों में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो पहले की तरह आंदोलन शुरू होगा। रक्षा और वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अमृतसर जाएंगे। मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला अमृतसर दौरा है। अमृतसर में वो सेना के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सेना प्रमुख दलवीर सिंह सुहाग भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान हाई कमीशन की ओर से जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाने पर भारत सरकार ने एतराज जताया। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने पाकिस्तान के इस कदम पर कड़ा एतराज जताया।
पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी पोस्ट को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की। एसटीएफ को आईएसआई एजेंट आसिफ अली से कई सनसनीखेज जानकारियां मिली हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने आसिफ की पाकिस्तान में रहने वाली पत्नी को अब तक करोड़ों रुपए दिए हैं। आईएसआई एजेंट आसिफ ने यह भी कबूला कि कोलकाता और हैदराबाद के एक रिटायर्ड जेसीओ के खाते में गोपनीय जानकारी देने के एवज में उसने रकम डाली। सीआरपीएफ पर ड्यूटी के दौरान मरने वाले जवानों और अधिकारियों को शहीद का दर्जा देगी। सीआरपीएफ के डीजी दिलीप त्रिवेदी ने यह बात कही। लखनऊ में सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं ने आजम खान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका। दिल्ली में एक बार फिर से नॉर्थ ईस्ट की एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने ही मकान मालिक पर छेड़खानी और बदसलूकी का आरोप लगाया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इंदिरापुरम के खोड़ा इलाके में तेज रफ्तार कार ने करीब 10 लोगों को कुचल दिया। हादसे में घायल हुए लोगों में 4 की हालत गंभीर बनी है। पिटाई के बाद ड्राइवर की हालत भी नाजुक है। गुजरात के पाटन में पुलिस की गाड़ी ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक निजी अस्पताल में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। डिलीवरी के लिए आई महिला की मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा। दिल्ली के बुद्ध विहार में एक घर गिरने से एक महिला और 2 बच्ची समेत गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फैजाबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक लड़की को अगवा कर उसके साथ रेप किया और उसे बाराबंकी में मरा समझकर फेंक कर चले गए। महाराष्ट्र के भिवंडी में 20 साल की शादीशुदा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने अंबाला में द होम स्टोर नाम के एक फर्नीचर शोरूम का उद्घाटन किया। शोरूम के मालिक ने उनका जोरदार स्वागत किया।